जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पा रहे थे, अब हम आपके लिए आज से कुछ वीडियो अपलोड हमारे चैनल पर कर दी जा करेंगी। जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं, एसएससी एमटीएस हो जाए, चाहे एसएससी सीजीएल हो जाए, चाहे एसएससी जीडी हो जाए, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी हमारा बहुत ही सीमित यानी कि छोटा सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। और आज से हम जो डिस्कस करेंगे वो खान सर का क्लास नोट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, यानी कि संविधान। ठीक, तो संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भाग करते हैं भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में किसकी चर्चा की गई है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है हमारी परीक्षा में। तो भाग नंबर 1 में कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है हमारे संविधान के अनुसार। तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल नंबर 1 है वो कहता है कि भारत सभी राज्यों का संघ है, यानी कि भारत एक यूनियन है। ठीक, और उसके कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि अगर कोई राज्य भारत से अलग होने की मांग करता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 कहता है। लेकिन एक देश होते हैं फेडरेशन। फेडरेशन वो देश होते हैं जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी कि उसके जो राज्य होते हैं वो अपने देश की मांग कर सकते हैं और वह अलग अपना देश बसा सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। जैसा कि यूएसएसआर यानी कि रूस, जो 1991 में शीत युद्ध के कारण 15 देशों में विभाजित हो गया था। ठीक, और फिर भी ये विश्व का सबसे बड़ा देश माना जा रहा है आज भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें से 15 देश टुकड़े हो गए थे इसमें, और हमारा दूसरा देश हो जाता है यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वहाँ भी अभी थोड़े दिनों पहले किसी राज्य के द्वारा एक स्वतंत्र देश की मांग की जा रही थी। ठीक, ये तो हो जाते हैं हमारे फेडरेशन। ठीक, और भारत क्या है, भारत एक यूनियन है। लेकिन यहाँ के जो राज्य हैं वो अलग देश की मांग नहीं कर सकते, यानी कि भारत के जो राज्य हैं उन्हें भारत में ही रहना पड़ेगा। वो किसी देश के साथ नहीं संधि कर सकते या ही नहीं मिल सकते और ना ही अपना स्वतंत्र देश घोषित कर सकते। ये हमारा भारत है। ठीक, अगला हो जाता है अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद 2 नंबर कहता है कि भारत में विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है। अगर कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो वह भारत का हिस्सा आर्टिकल नंबर 2 से बन सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं दी लेने की आवश्यकता है। संसद इसके लिए अपना अपने अनुसार भारत में किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के अनुसार भारत में शामिल कर सकती हैं। ठीक, जैसा कि देखा गया था कि 16 मई 1975 में सिक्किम राज्य को भारत का हिस्सा बनाया गया था। ठीक, अगला अनुच्छेद कहता है, अगला अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद नंबर 3। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना यानी कि सूचना देने से पूर्व वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद। कौन कर सकता है, संसद। संसद क्या कर सकता है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है और उसकी सीमा में बदलाव कर सकता है। ठीक, जैसा कि बिहार से काटकर कौन सा राज्य बनाया गया था, झारखंड बनाया गया था, और छत्तीसगढ़ बनाया गया था मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से काट कर उत्तर प्रदेश राज्य से काट कर एक नया राज्य बनाया जाता है उत्तराखंड। और जैसे उड़ीसा जो बोला जाता था पहले, वो से ओडिशा
बोला जाने लगा, यानी कि उसमें नाम में भी चेंजिंग की गई थी। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति मिलती है? ये मिलती है हमारे अनुच्छेद नंबर 3 से। अब अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन है वो आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। यानी कि इसके अनुसार कहता है, अगर संसद इन 2 और 3 में संशोधन करती है, संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में संसद करती है, तो राष्ट्रपति उस पे कोई भी हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, यानी कि वो इस संशोधन को रोक नहीं सकते। ठीक, ये इस तरह से हमारा भाग नंबर 1 खत्म होता है। अब हम चलते हैं भारत के राज्यों के कुछ इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी कि भारत में कुछ कैसे कैसे राज्य बने थे, उनका कैसे कैसे गठन हुआ था। तो आज़ादी के समय भारत में 552 क्या थी? देसी रियासत थी, यानी कि भारत के 552 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। भारत क्या था? 552 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिसे हम क्या बोलते थे? रियासत बोला करते थे। अंग्रेजों ने जब भारत को आज़ाद किया था तो उन्होंने कहा था जो राज्य जिधर जाना चाहता है उधर जा सकता है, यानी कि जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं, और वो अलग राज्य अलग देश बनाना चाहते हैं तो अलग देश बना सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मेनन के सहयोग से भारत को एक यूनियन बनाया गया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए भारत का विश्वकर्मा बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक एक संयुक्त अखंड भारत के रूप में बनाया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं आगे कहता है फिर क्या हुआ था कि मतलब इन्होंने कुछ राज्य तो मिला लिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन 3 जो रियासत थी, यानी कि 3 जो राज्य थे वो भारत में नहीं मिले थे। उनको मिलाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने पड़े, जैसे कि सबसे पहले हो जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य यानी कि देश बना बनना चाहता था। ठीक, तो वहाँ का जो राजा था वो कौन था? हरी सिंह कौन था? वहाँ का राजा था, और प्रधानमंत्री उसका कौन था? शेख अब्दुल्ला वहाँ का प्रधानमंत्री था। लेकिन जब आज़ादी हुई थी तभी पाकिस्तानियों के कुछ घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करते हैं, और हरी सिंह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके पास आते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास मदद के लिए। लेकिन इन लोगों ने कहा था कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत का एक अंग बनाया गया था। इसलिए हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे भारत का हिस्सा है। ठीक, अगला हो जाता है जूनागढ़। जूनागढ़ जो रियासत थी वो गुजरात में पड़ती थी, और यहाँ की जो रियासत थी जो थी वो पाकिस्तान में जाना चाहती थी। लेकिन किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह के कराकर इसे भारत में मिला लिया गया है। यानी कि यहाँ ये भी बताया जाता है कि यहाँ की जो जनता जो थी वो क्या थी? वो हिंदू थी, और राजा जो था वो मुस्लिम था, इसीलिए वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। और उसकी जो जनता थी वहाँ के जो मतलब वोटिंग की गई तो वो भारत की तरफ ज़्यादा थे, और इसीलिए जूनागढ़ को आसानी से भारत में मिला लिया गया। अगला हो जाता है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद में निजाम थे। हैदराबाद में किसका शासन था? निजामों का शासन था, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। अब आज की जो स्थिति देखें और पहले की भी जो स्थिति देखें अपनी इंडिया की, तो भारत में जो हैदराबाद है वो बीच में पड़ता है। अगर वो उधर जाता तो ना तो उधर का रहता ना उधर का रहता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर वहाँ ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया।
तो किसके तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ठीक, अब इसकी मतलब देशी रियासतों को मिलाने के निर्माण के बाद भारत में 4 प्रकार के राज्यों में डिवाइड किया गया। यानी कि इस तरह से सभी राज्य एक हो गए। और क्या हुआ था फिर? क्या किया गया था कि भारत के जो राज्य थे वो ए बी सी डी की कैटेगरी में विभाजित की गई थी। अब आगे चलते हैं हम। आगे कहता है कि भाषाई आधार पर जो गठन था वो 1949 में एस के घर आयोग गठन किया गया था। तो राज्यों को भाषाई के आधार पर गठन करने के लिए विरोध कर रहा था। यानी कि भारत के जो लोग थे वो भाषा के आधार पर यानी कि कोई तेलुगु बोलना चाहता है तो तेलुगु राज्य घोषित कराना चाहता था। लेकिन जो था सबसे पहले जो राज्य था वो इंडिया का जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो कौन सा बना था? वो बना था भैया, वो बना था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती वो तेलुगु भाषा बोली जाती थी। और यहाँ के पेटू श्री रामलाल भूख हड़ताल कर बैठ जाते हैं और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर जनता का बहुत बड़ा विरोध हो जाता है। और इस प्रकार नेहरू जी 10 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक राज्य घोषित कर देते हैं। अब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग आता है। ठीक, ये अपनी जो रिपोर्ट है वो 1956 में सौंपता है और कहता है कि भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया जाए। इस किसने कहा था? ये फजल अली आयोग ने कहा था। लेकिन एस के घर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करने के लिए विरोध किया था। ठीक, इस आयोग के फलस्वरूप जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। और इसके बाद ABCD जो राज्य थे उनको रद्द कर भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए। ठीक, और लेकिन जब अगला हो जाता है हमारा पंजाब का जो गठन था वो पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि पंजाब का जो गठन था वो कौन से आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका किया गया था भैया शाह आयोग सिफारिश पर किया गया था। ये हमारे कुछ इस तरह से हमारे राज्यों का गठन हुआ था आज़ादी के बाद। तो उस समय हमारे देश में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, अगली ओर चलते हैं हम। नागरिकता जो होती है तो भारत के मूल निवासी यानी कि किसी इस तरह से कहते सकते हैं नागरिकता की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम नागरिकता की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो कहती है डेफिनेशन कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन्हीं अधिकारों को क्या कहते हैं? नागरिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक इकहरी नागरिकता है यानी कि एकल नागरिकता है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि राज्य की भी नागरिकता होनी चाहिए और देश की भी नागरिकता होनी चाहिए, ऐसा हमारे देश में नहीं है। भारत हम भारत के हम केवल देश के नागरिक हैं, ना कि राज्यों के। यानी कि हम केवल भारत के नागरिक हैं। अगर हम ये नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, कि हम बिहार के नागरिक हैं, कि हम तमिलनाडु के नागरिक हैं, कि हम केरल के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो जो क्या कहते हैं नागरिकता का जो विचार लिया गया था हमारे संविधान में वो ब्रिटेन से लिया गया था। किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और कहाँ से ली गई थी? वो ली गई थी भैया कहाँ से? ब्रिटेन से के संविधान से ली गई थी। आगे चलते हैं। हम आगे आगे हो जाता है कि जो भारत की
ये नागरिकता के लिए जो 1950 में अधिनियम पर आधारित है। तो भारत की जो नागरिकता है वो 1950 के 1950 के अधिनियम पर आधारित है। कौन सा अधिनियम है? 1950 का अधिनियम। और सबसे पहले जो भारत की वो नागरिकता से संबंधित जो पहला संविधान संशोधन था वो 1986 में किया गया था। ठीक। और नागरिकता होने के जो कारण होते हैं वो हमारे पास क्या दिलाता है? एक पैन कार्ड हो जाता है, आधार कार्ड हो जाता है और हमारे वोटर आईडी हो जाती है। ये हमारे मूल पहचान पत्र होते हैं। ठीक। और आगे चलते हैं, नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है वो वो है 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और इसकी जो चर्चा है वो भाग 2 में की गई है। ठीक। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 2, वो अनुच्छेद नंबर 5। नागरिकता की जो चर्चा है सबसे पहले के कौन सी की गई है? अनुच्छेद नंबर 5। 5 में क्या गया है कि जब संविधान लागू हुआ है तो भारत में रहने वाले नागरिकों को लिए भारत के नागरिक कहा जाएगा। ये यानी कि भारत में जो उस समय जो भारत के अंदर जो लोग थे वो भारत के मूल निवासी यानी भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब अगला हो जाता है अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वे संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कि संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब उससे पहले जो पाकिस्तान से जो भारत आ गए थे लोग, उनको तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे गए थे। उसके बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये किस में कहा गया था? ये कहा गया था संविधान वो अनुच्छेद नंबर 6 में। अगला हो जाता है हमारा अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत के मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तान से चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए हों उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जब संविधान स्वतंत्रता के बाद जब कोई पाकिस्तान चला जाता है और संविधान बनने से पहले भारत में चला आता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। इसके बारे में चर्चा कौन से आर्टिकल में गई है? इसके बारे में चर्चा दी गई है अनुच्छेद नंबर 7 में। अगला अनुच्छेद हो जाता है 8। ठीक। इसमें क्या जाता है कि अगर कोई विदेश घूमने जाता है या नौकरी करने जाता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं की जाएगी। यानी कि हम विदेश में अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, जब तक हम तक दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हमारी जो नागरिकता है वो भारत के हम नागरिक कहलाएंगे। अगर हम दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 8 में। अगला हो जाता है अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद नंबर 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। ये किस में कहा गया है? भारत अनुच्छेद नंबर 9 में। अनुच्छेद नंबर 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करे। यानी कि नागरिकता बनी रहने से संबंधित जो है, यानी कि हमारी जो नागरिकता जब तक नहीं छीनी जाती जब तक कि हम अपने देश से विरोध है, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा ना खड़े करें जो देश के लिए हानि हो, यानी कि देशद्रोह का कानून जो लगता है वो अनुच्छेद नंबर 10 के अनुसार लगता है। अब अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून है वो संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय को होती है। यानी कि जो नागरिकता संबंधी कानून है वो संसद बनाएगी और इसको पारित करने में सहयोग कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो होगा भैया गृह मंत्रालय। कौन होगा? गृह मंत्रालय। इस प्रकार से हमारी जो नागरिकता ही उसको हमारे जो आर्टिकल में बढ़ किया गया था। ठीक। अब आगे चलते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। ठीक। सब नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ जो हैं वो
5 प्रकार की विधियां हैं, यानी कि 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहली विधि क्या हो जाती है कि जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भारत के नागरिक होंगे यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो वह भारत के नागरिक होंगे। यानी कि जन्म के आधार पर जो नागरिकता है वो हम जैसे हमें जो नागरिकता मिली है वो जन्म के आधार पर मिली है। अगला हो जाता है विदेश में जन्मी बच्चों बच जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई भारत का एक मूल निवासी होना चाहिए। यानी कि जैसे कि शिखर धवन, यानी शिखर धवन के जो पिताजी हैं, यानी पिताजी या माताजी हैं, वो उनमें से एक लोग भारत के हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, अगर उसका पिता या माता में से कोई भी भारत का मूल निवासी है, तो वह बच्चा जो है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगला हो जाता है यदि कुछ किसी भी राज्य को भारत में मिला दिया जाता है, तो क्या होगा, उसकी जो नागरिकता है उसके जो उस देश के उस राज्य के या देश के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये कौन सी हो जाती है, विलय क्षेत्र के आधार पर नागरिकता कहलाती है। अगला हो जाता है जैसे कि सिक्किम के लोगों को जब सिक्किम को मिलाया गया था तो सिक्किम को भारत की नागरिकता सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। ठीक, अगला हो जाता है पंजीकरण की विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में 5 साल लगातार रह रहा है तो इस विधि के द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाएगी। अगला हो जाता है देशीकरण के अनुसार वैसा व्यक्ति जो एक भाषा को ही जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो और वैज्ञानिक एवं कला में निपुण हो और लगातार 10 सालों से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, आगे आगे हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। ठीक, और अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम भाग नंबर 3 यानी कि मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और खान सर के इस क्लास नोट्स को रिवाइज करने के लिए इसका जो PDF है वो हमारे रैंकर ग्रुप वो रैंकर टीम यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।